हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। साथियों, आज का ये सेशन आप सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी खास काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में साथियों आप सभी को चतुर्थ श्रेणी मॉडल पेपर सेकंड का आधा भाग जो कि पहले करवा दिया था, आधा मॉडल पेपर आज सोल्व करवाने वाले हैं। देखो यहाँ पे पहला प्रश्न आप सभी के बीच में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववाद यंत्र है। प्यारे साथियों, वाद्य यंत्र के भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार होते हैं। अब यहाँ से जो तत्ववाद यंत्र है वो बताने हैं। भाई एक तरफ आपका मोरचंग दे रखा है, क्या है मोरचंग, जो कि आपका ये किस में आता है बताओ भाई। ये आपका एक यहूदी वीणा जिसको कहते हैं, और ये है साथियों एक पवन चलित तालवाद यंत्र है। क्या है? पवन चलित तालवाद यंत्र है। और सेकंड आपका यहाँ पे अलगोजा। अलगोजा साथियों एक पारंपरिक जो कि वायुवाद यंत्र है, ये एक बांस का बना होता है। और थर्ड है आपका खड़ताल। खड़ताल ये किस में आता है साथियों? खड़ताल एक ये भारतीय तालवाद यंत्र है जो कि गणवाद यंत्र के अंदर आता है। तो यहाँ पे तत्वाद यंत्र है साथियों भपंग, अंतिम बसा भपंग, जो कि आपका क्या है, ये तत्वाद यंत्र के अंतर आता है। तो साथियों यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन क्या है, आप सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। साथियों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध बम नृत्य राज्य के किस जिले में, मतलब जिले से संबंधित है? बीकानेर, जालोर, जयपुर, भरतपुर। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। 67 का आंसर दो सभी, बहुत ही अच्छा। 67 का जो आंसर होगा साथियों, बम नृत्य आपका ये है भरतपुर जिले से संबंधित। क्या हो जाएगा? भरतपुर जिले से संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है बम नृत्य, ये एग्जाम के अंदर आपका पूछा जाता है, ये ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है 68 का, ये है तेजाजी का जो मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है? बताओ भाई। तेजाजी महाराज जो कि लोक देवता है, इसके मुख्य तीर्थ स्थल नागौर में है, खड़ताल में है, या फिर पर्वतसर, या फिर शाहपुरा। आंसर दो भाई फटाफट क्वेश्चन 68 का। तो तेजाजी का जो मुख्य तीर्थ स्थल है ये आपका स्थित है साथियों खड़नाल, जो कि सेकंड ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन खड़नाल जो कि आपका तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन 68 का सेकंड यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे 69 पूछा गया कि कजली तीज का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? अरे भाई बूंदी में है, या फिर जयपुर, या फिर आपका जोधपुर, या फिर आपका बाड़मेर। बताइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका 69 का। देखो यहाँ पे 69 में कजली तीज का जो त्यौहार है वो आपका कहाँ मनाया जाता है? तो यहाँ पे राज्य में मनाए जाने वाले तीज के त्यौहार साथियों कहाँ कहाँ मनाए जाते हैं, ये आपका बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब यहाँ पे बताना है आप सभी विद्यार्थियों को कि बूंदी जो है आपका कजली तीज का मेला जो सवारी बूंदी के लिए, बूंदी की प्रसिद्ध है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका, जो कि कजली तीज का जो त्यौहार यहाँ पे मनाया जाता है, ये ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है साथियों अपना यहाँ पे मनाया जा प्रश्न है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट। ये वाला जो सवाल है थोड़ा आपका कूट भाषा के अंदर यहाँ पे आंसर देना है सभी को। ठीक है, प्रश्न को पढ़ो। यहाँ पे 70 है, एक तरफ आपका सुमेलित कीजिए हस्तशिल्प दे रखे हैं, एक तरफ आपका हाँ स्थान दे रखा है ना। तो ऐसी स्थिति में क्वेश्चन 70 का जो आंसर है आपको यहाँ पे देना है। ठीक है, एक तरफ अजरक प्रिंट है, भाई अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? 70 का बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 70 का अजरक प्रिंट कहाँ की है? अजरक प्रिंट कहाँ की है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ए का जो मिलान करेंगे साथियों बाड़मेर से, क्या हो जाएगी? बाड़मेर से। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है यहाँ पे जाजम प्रिंट। जाजम प्रिंट जो है साथियों, जाजम प्रिंट 70 का जो प्रश्न है ना, 70 का कर रहे हैं अपन यहाँ, बिल्कुल 70 का। तो जाजम प्रिंट है साथियों आपका बी का, बी है आपके चित्तौड़गढ़ से। ठीक है, और सी है आपकी पिसवाइया। जो पिसवाई जो है साथियों, इसका जो नाथद्वारा से संबंध हो जाएगा, और दाबू प्रिंट जो है आपकी अकोला से। तो इस तरह से आपको यहाँ पे इसका मिलान करना है, सुमेलित करना है, जो हस्तशिल्प और इसके स्थान कहाँ से कहाँ है वो बताना है। ठीक है, तो इसका जो कुट भाषा के अंदर जो आंसर होगा साथियों, यहाँ पे इस तरह से कुट भाषा में आंसर दे रखे हैं। इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा आपका फर्स्ट वाला, क्या होगा? फर्स्ट वाला जो आंसर है ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। अगला जो सवाल है आप सभी का यहाँ पे पूछा गया साथियों, सवाल को पढ़ो। यहाँ पे देखो, राजस्थान में जो त्याग प्रथा का संबंध है ये किस वर्ग के समाज से था? हाँ जी, त्याग प्रथा का जो संबंध है
ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या फिर शूद्र। 71 क्वेश्चन का जो आंसर है साथियों, तो जो त्याग प्रथा का जो संबंध है ये आपका क्षत्रिय प्रथा जो थी, क्षत्रिय वर्ग जो था, समाज था, जिससे संबंधित था। ठीक है, ये ध्यान रखना। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे क्या है, आप सभी विद्यार्थियों का यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे प्यारे साथियों। 72 जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। प्रश्न क्या है, पढ़ो यहाँ पे देखो। राजस्थानी पुरुष चेलकाड़ी आभूषण मतलब ये कहाँ पहनते हैं, राजस्थानी पुरुष पहनते हैं। यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि चेलकाड़ी आभूषण है जो कि पुरुष कहाँ पहनते हैं, पैरों में, हाथों में, कानों में, उंगलियों में। 72 क्वेश्चन का आंसर दो भाई। बहुत ही अच्छा प्रश्न है 72 का। तो ये चेलकाड़ी आभूषण पुरुष जो पहनते हैं साथियों, पुरुष कहाँ पहनते हैं, 72 क्वेश्चन का जो आंसर होगा कानों के अंदर पहनते हैं। क्या है, चेलकाड़ी आभूषण कानों के अंदर पहना जाता है, ये इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे आपका 73 है, ये क्या है, देखो बगलबंडी क्या है, बताओ भाई। बगलबंडी आपका क्या है, सोपे का एक प्रकार है, महिलाओं का एक ऊपरी वस्त्र है, या फिर विशेष प्रकार का आभूषण, या फिर पुरुषों का एक ऊपरी वस्त्र है। साथियों बगलबंडी का अर्थ क्या होता है, 73 का जवाब देना है यहाँ पे। तो साथियों बगलबंदी कहते हैं या फिर बाराबंडी, ये एक प्रकार का क्या है साथियों, दोहरा एक पुरुष का ऊपरी वस्त्र होता है। क्या है, पुरुषों का एक ऊपरी वस्त्र भाग होता है जो कि आपका बगलबंडी या बाराबंदी के नाम से भी यहाँ पे बाराबंडी के नाम से भी जाना जाता है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे क्या है, आप सभी विद्यार्थियों को यहाँ पे राइट करना है। एक विशिष्ट प्रकार का शर्ट होता है जो कि साइड से बंधा होता है, और ये एक शैली में वास्कट के समान होता है। ठीक है, बाकी इसका और भी विस्तृत विवरण है, बाकी आपका जो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आंसर स्वतः राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है, राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाला प्रथम विद्वान कौन था। बताओ भाई, राजस्थानी जो स्वतंत्र भाषा के रूप में एक वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाला प्रथम विद्वान कौन था। तो 74 का साथियों वो था आपका जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। क्या है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जो कि राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो वो भी आपका यहाँ पे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो दोनों तरफ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, एग्जाम के अंदर हूबहू आएगा ये सवाल। अगला साथियों, राजस्थान में गौरी देवी किस गायन शैली के लिए जानी जाती है। गौरी देवी की बात करते हैं। गौरी देवी काफ़ी प्रसिद्ध महिला है जो कि आपकी 75 का आंसर होगा। ये एक मांड गायिका है। क्या है, गौरी देवी मांड गायिका है, जो कि आपका फर्स्ट आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अगला साथियों सवाल यहाँ पे पूछा गया, आपको फिर से कूट भाषा के अंदर यहाँ पे क्या है, बार बार आंसर देना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर इसी तरह के सवाल हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, 76 का जो क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ मिलान करना है और इस कूट भाषा के अंदर आपको आंसर देना है। भाई एक तरफ पुस्तक दे रखी है तो एक तरफ आपको लेखक दे रखे हैं, उन पुस्तकों के लेखक कौन है उनसे संबंधित यहाँ पे राइट करना है। 76 क्वेश्चन का जो आंसर होगा भाई 76 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे है भारतेश्वर बाहुबली रास जो पुस्तक है, इसके रचयिता है साथियों, काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट है, शालिभद्र सूरी, जो कि आपके भारतेश्वर बाहुबली रास पुस्तक के लेखक होंगे। और सेकंड है साथियों पृथ्वीराज राठौर, जो कि इसके लेखक है संत बरदाई। क्या है, संत बरदाई, जो कि करेक्ट आंसर है। और इसी तरह आपका यहाँ पे राज विनोद जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन हो जाएंगे प्यारे साथियों, राज विनोद पुस्तक के लेखक है भट्ट सदाशिव। ठीक है, इसी तरह आपका यहाँ पे ग्रंथराज जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन होंगे साथियों ग्रंथराज के, तो यहाँ पे होगा साथियों गोपीनाथ। तो इस तरह से आपको पुस्तक का जो एक सही मिलान, एक पुस्तक का लेखक से संबंधित पुस्तक का मिलान करना है। यहाँ पे जो कुट भाषा के अंदर आंसर देना है और यहाँ पे मिलान करने के पश्चात इसमें से जो आंसर निकलेगा साथियों, ये होगा आपका पहला वाला आंसर। क्या होगा, फर्स्ट आंसर यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये ए वाला जो क्रम है और इसका यहाँ पे मिलान करके आपको यहाँ पे मिलान करना है। ठीक है, समझ गए सभी विद्यार्थी। बिल्कुल अगला जो क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया, बहुत ही अच्छा सवाल, फिर से आपका वही सवाल आपका रिपीट हुआ है। अगला इस सवाल को भी वैसे ही करना जैसे अभी वाला सवाल किया। देखो यहाँ पे सूची फर्स्ट है पर्यटन की प्रकृति और दूसरा है पर्यटन का केंद्र। अब बताइए भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें कैसे आपको काम करना है। 77 का
77 का जो आंसर होगा प्यारे साथियों। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक तरफ है ऐतिहासिक पर्यटन, बताओ भाई ऐतिहासिक पर्यटन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे इस वाले क्रम में। ऐतिहासिक पर्यटन बहुत ही अच्छा, ए का जो मिलान करेंगे साथियों, ऐतिहासिक आपका क्या है, एक तो रणथंभौर हो जाएगा, ठीक है। और धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से कौन सा होगा, धार्मिक पर्यटन। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। धार्मिक जो पर्यटन है बी का, वो है साथियों दिलवाड़ा, दिलवाड़ा का जैन मंदिर है ना। इसी तरह आपका सी है यहाँ पे प्राकृतिक और प्रकृति पर्यटन। बताओ भाई प्राकृतिक और प्रकृति पर्यटन जो होगा 77 का, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा भाई। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ताल छापर, ताल छापर जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ना, चूरू वाला, ये आपका एक प्राकृतिक और पर्यटन यो हो गया। और तीसरा है आपका पुरातात्विक पर्यटन स्थल। साथियों पुरातत्व विभाग का एक पर्यटन स्थल जो कि गणेश्वर सभ्यता से संबंधित है। तो यहाँ पे सिंपल सा फंडा आपको पता लग गया होगा, इस तरह के क्वेश्चन आपको अक्सर पूछे जाते हैं। और इस क्वेश्चन का जो आंसर था साथियों सेकंड वाला, जो कि आपको इस क्रम के हिसाब से मिलान करना था। और क्वेश्चन 100% इसी आधार पे आपको बनने वाले हैं। ये निश्चिंत हो जाओ कि आपको इसके अलावा आपको कहीं इस लेवल के अलावा कोई प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अकाल का प्रभाव नहीं है। भाई अकाल का कौन सा प्रभाव नहीं है, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 78 क्वेश्चन का आंसर देना है भाई। यहाँ पे खनिजों के विदोहन में कमी क्या है, खनिजों के विदोहन में कमी जो कि अकाल का प्रभाव नहीं है, ये ध्यान रखना। बाकी बेरोजगारी में तीव्र वृद्धि, ये आपके एक अकाल का प्रभाव हो सकता है। अकाल में सारे की कमी, पशुओं के लिए अकाल का प्रभाव हो सकता है। बाकी यहाँ पे अकाल में पेयजल की कमी, जो कि ये भी एक अकाल का प्रभाव हो सकता है। बट यहाँ पे खनिजों के विदोह में कमी जो कि आपका अकाल प्रभाव का कारण नहीं हो सकता, ठीक है बिल्कुल। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया भाई राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु क्या है। राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो साथियों लगभग यहाँ पे एक्सपीरियंस और एज आपकी बात करें तो 35 वर्ष की आयु यहाँ पे होनी चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला है यहाँ पे राजस्थान में 1977 में 60 विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दलों ने भाग लिया था। प्यारे साथियों ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। 1977 में जो 60 विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दलों ने भाग लिया था। देखो उस समय तो आपका जन्म हुआ था ना मेरा, बट यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, जो इतिहास कहता है उसके हिसाब से 80 का जो करेक्ट आंसर होगा साथियों। लगभग यहाँ पे 3 राजनीतिक दलों ने भाग लिया था। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, 80 का राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे भाई सवाल है, राजस्थान में किन वर्षों में जो राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। राजस्थान के अंदर बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति शासन जो कि यहाँ पे किन वर्षों के अंदर यहाँ पे शुरू किया गया था, है ना, लागू किया गया था। तो 81 का जो आंसर होगा साथियों, एक तो 1967 के अंदर, और एक 1977, और एक 1980, और एक 1992 के अंदर। ये 4 वर्ष हैं साथियों जिसमें राष्ट्रपति शासन जो कि राजस्थान के अंदर लगा था। ये ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम के अंदर 100% पूछते हैं। अगला जो सवाल है साथियों कि राजस्थान मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या हो सकती है। मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है भाई, बताओ भाई। 82 का जो करेक्ट आंसर होगा। देखो यहाँ पे 11+1 मुख्यमंत्री, ये न्यूनतम संख्या जो कि है आपके 82 का करेक्ट आंसर होगा। बाकी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन अगला है यहाँ पे, राजस्थान में अंत्योदय योजना जो कि किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में प्रारंभ की गई थी। बताओ भाई अंत्योदय योजना जो थी पहले, ये किस मुख्यमंत्री के समय यहाँ पे चालू की गई थी। तो 83 क्वेश्चन का जो आंसर होगा साथियों, अंत्योदय वर्ष योजना जो कि आपका 1977 से 78 में मुख्यमंत्री जो भैरों सिंह शेखावत के समय प्रारंभ की गई थी। किसके समय, भैरों सिंह जो शेखावत थे मुख्यमंत्री, ये कब से कब थे, ये थे 1977 से 78 के बीच में इन्होंने ये अंत्योदय योजना जो शुरू की गई थी, ये ध्यान रखना। अगला 84 का जो क्वेश्चन है कि भारत में जिला प्रशासन में जो कलेक्टर का पद है ये किस वर्ष बनाया गया। हाँ जी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कलेक्टर का पद किस वर्ष बनाया गया। तो 84 का जो आंसर होगा साथियों, ये पद बनाया गया था आपका 1772 के अंदर, ये ध्यान रखना। फोर्थ ऑप्शन आपका ये राइट करना है, भारत के अंदर जो जिला प्रशासन के लिए, ठीक है। 85वां क्वेश्चन है कि राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया गया।
संभागीय जो आयुक्त व्यवस्था है इसको कब पुनर्जीवित किया गया था? तो 85वें जो क्वेश्चन है साथियों, 85 का क्वेश्चन इसका आंसर करना है। ये आपको 1987 के अंदर आपका जो संभागीय आयुक्त व्यवस्था है उसको पुनः लागू किया गया था, पुनर्जीवित किया गया था। ठीक है, थर्ड ऑप्शन सभी विद्यार्थी अपना यहाँ पे लॉक करेंगे। अगला जो क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि वर्तमान प्रस्तुति में स्लाइड सम्मिलित करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग होता है? ये रहा आपके RSCIT कंप्यूटर कोर्स का प्रश्न है। 86 का जो आंसर होगा साथियों यहाँ पे होगा CTRL, जो कि आपका +M, ये कुंजी है, शॉर्टकट कुंजी का यहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 87 क्या है क्वेश्चन आपका यहाँ पे 87वां पूछा गया है। प्रश्न को पढ़ो भाई सभी विद्यार्थी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने भारत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मतलब यहाँ पे प्रदान किया गया था? बताओ भाई, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। कौन सा संशोधन था जिसमें भारत को पंचायती राज संस्थाओं को यहाँ पे एक संवैधानिक दर्जा यहाँ पे प्राप्त हुआ था? तो 87 क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा भाई 73वां जो 73 क्या है 73वां जो संवैधानिक संशोधन हुआ जिसमें आपका पंचायती राज संस्थाओं को एक यहाँ पे संवैधानिक दर्जा यहाँ पे मिला था। समझ गए सभी? हाँ जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे फिर से है कि मानव के मस्तिष्क में जो स्मरण क्षमता कहाँ मतलब होती है, स्मरण क्षमता कहाँ होती है? तो साथियों याद रखने की क्षमता, स्मरण क्षमता है ना, तो ये क्षमता 88 की बात कर रहे हैं, 88 का। तो साथियों ये सेरिब्रम करके मस्तिष्क का एक अंग है, वहाँ पे आपके क्या है स्मरण क्षमता होती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 90 वाला पूछा गया है कि निम्न में से जीवाणु जनित रोग का उदाहरण देना है। जीवाणु जनित रोग 89 का क्वेश्चन साथियों बहुत ही अच्छा। टिटेनस, यहाँ पे कुष्ठ रोग है, क्षय रोग है, डिप्थेरिया है, टिटेनस। अब यहाँ पे भाई जीवाणु जनित रोग यहाँ पे पूछा है, क्या है जीवाणु जनित रोग, है ना। तो 89 जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा भाई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये सारों जो नाम दे रखे हैं ना, कुष्ठ रोग, क्षय रोग, डिप्थेरिया और टिटेनस, ये चारों क्या है एक जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन साथियों आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आपका कि जो H1 और N1 वायरस जो किस बीमारी से संबंधित है? प्यारे साथियों जल्दी से इसका आंसर करना है सभी को। H1 और N1 वायरस किन बीमारी से संबंधित है? तो 90 का जो आंसर होगा क्वेश्चन 90 का ये है साथियों आपके स्वाइन फ्लू जो बीमारी है इससे संबंधित हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। साथियों आज की इस क्लास में आप सभी को टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि मॉडल पेपर के रूप में सॉल्व करवाए। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हमारे साथ रेगुलर जुड़े और वीडियो को लाइक करके नीचे पॉइंट हाइप स्कोर करने का ऑप्शन आ रहा है, इसमें पॉइंट स्कोर कर दीजिएगा। और बाकी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।